हेलो एवरीवन, दिस इज अनवर चौधरी एंड वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। अपने चैनल पर हम शैक्षिक मनोविज्ञान और उससे संबंधित थ्योरी और क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो आज जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीटेट सेकंड लेवल का, यानी कि 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन स्पेशली सीडीपी के पार्ट के रहेंगे। ठीक है, जिसे आप चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल के साथ में जुड़ जाएं और स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो देखिए, अभिप्रेरणा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक, मोटिवेशन की थ्योरी आप जानते ही है कि लर्निंग में मोटिवेशन का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है, के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का प्रयोग करके हम बच्चों को पढ़ाते टाइम, कुछ सिखाते टाइम उसको और कितना अच्छे तरीके से मतलब सिखा सकते हैं। तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखें या फिर अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने पर, या फिर विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने पर, या फिर विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने पर। तो सीधी सी बात है, जो लर्निंग है वो संवर्धित यानी कि बहुत पॉजिटिव वे में कब जाएगी, वो बढ़ेगी कब? तो वो कब बढ़ेगी जब हम बच्चों से, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं ही रखेंगे, यानी कि जितना उनके अंदर कैपेबिलिटी है तो उसी लेवल का हम मोटिवेशन प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको जबरदस्ती ठोक पीट कर उनको समझाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, वास्तविक उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वही रखें। अगर आप एक जैसी सबसे रखोगे तो वो भी गलत माना जाएगा। अगर किसी से अपेक्षाएं ही नहीं रखोगे कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, इसे मोटिवेट करने का या फिर पढ़ाने का क्या ही फायदा, तो यही भी गलत है। और बहुत ज्यादा आप अपेक्षाएं रख ले तो ये भी गलत है। वास्तविक रखिए, एकदम रियल, जितना मतलब बच्चे के अंदर आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। नंबर 2 है कि विकास शुरू होता है। विकास दैट मीन्स डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो विकास शुरू होता है कौन सी अवस्था से? उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज, जब बच्चा गर्भ धारण करता है। ठीक है, बच्चे मतलब सॉरी मतलब उसकी जो माता गर्भ धारण करती है, बच्चा गर्भ में आता है, तो तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। इसीलिए प्रेग्नेंट माताओं को ये कहा जाता है कि आप जो है दारू ना पिए, आप जो है स्मोकिंग ना करें। ठीक है, उल्टे सीधे काम ना करें। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो बच्चे का जो विकास है वो शुरू हो जाता है प्रसव पूर्व यानी कि प्री नेटल अवस्था से। क्लियर हुई बात? और ये चलता कब तक है? जब तक उसका जीवन रहता है, टिल डेथ चलता है। आप मतलब जीवन में कुछ ना कुछ बच्चा सीखता ही रहता है, तो वो होता है बच्चे का विकास। ग्रोथ तो ये होती है कि ग्रोथ एक टाइम के बाद में रुक जाती है, जिसे हम हाइट कहेंगे या फिर वेट कहेंगे। ठीक है, बात करें 33 क्वेश्चन की, बहुविध बुद्धि सिद्धांत। बहुविध बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? अगर हम बुद्धि के प्रकार पढ़ रहे हैं, बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो देखो किसी इंसान में पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने की अगर योग्यता है तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है? गार्टनर के अनुसार तो उसमें बुद्धि है कैसी? प्राकृतिक बुद्धि। यानी कि प्रकृति से संबंधित उसे सभी चीजों से लगाव है, जानकारी है, वो इस तरह की चीजों को पसंद करता है। और पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखता है, खनिजों के बारे में, पशुओं के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। ठीक है, कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं। ओके, बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। तो देखो, ये सिद्धांत किस पर आधारित है? अगर किसी में एवरेज बुद्धि है, कोई बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, गॉड गिफ्टेड है, कोई एकदम मंद बुद्धि का है
है ना। तो ऐसे जो वर्गीकृत है बुद्धि का, एक तरह से मतलब बंटवारा हो रखा है लोगों में बुद्धि का, किसी को कम मिली हुई है, किसी में ज्यादा मिली हुई है ना। तो ये क्या है, कौन सी बुद्धि के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर आधारित है। कौन से पर? बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सहयोगी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग जिसे कहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, एक दूसरे का सहयोग करके चीजें सीखी जाती है। अधिगम का मतलब सीखना होता है, ठीक है। तो सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी यानी कि जो स्किल्ड स्टूडेंट है, छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्लियर है। तो इससे कैसा मतलब लर्निंग होती है, इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है? गहन प्रतियोगिता होगी, या फिर उच्च नैतिक विकास होगा, या फिर समूहों में द्वंद्व यानी कि लड़ाई होगी, है ना, या फिर उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होगा। तो सीधी सी बात है, उच्च उपलब्धि का एहसास होगा, प्राप्ति होगी किसको? जो कम निपुण बुद्धि है, और प्रवीण बुद्धि वालों को भी, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि हमें जो है फॉर एग्जांपल प्रवीण बच्चों को कम निपुण बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल दिया, तो पढ़ाते वक्त 4 बातें तो उन्होंने सही बता दी, लेकिन जब 5वीं बात बताने की बारी आई तो वो अटक गए। तो उनमें भी जो होता है वो भी अपने ऊपर काम करना फिर शुरू कर देते हैं। तो उच्च उपलब्धि उनको भी प्राप्त होगी। आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस इनमें भी आएगा और इनमें भी आएगा, क्योंकि इनको लगेगा कि हम पढ़ाने के लायक हो गए, टीचर के बराबर हम जो है क्वालिटी रखते हैं। और इनमें इसलिए आएगा क्योंकि इनको और नई चीजें सीखने को मिलेगी प्रवीण विद्यार्थियों से, है ना। तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब पूर्व का अधिगम यानी कि प्रीवियस नॉलेज, हमने कुछ काम पहले सीखा है, वो कुछ भी हो सकता है, नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। जब आप कोई दूसरा नया काम सीखते हो तो उससे जो आपका नया जो काम है, ठीक है, वो पुराने काम का आप उसमें बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं टाइपिंग सीखी है और अभी आप जो है ड्राइविंग यानी कि कार चलाना सीख रहे हो, तो दोनों जो है एकदम अलग हो गए। तो ये इस प्रकार का जो ट्रांसफर है वो क्या कहलाता है? अधिगम की बात हो रही है, यानी कि सीखने की बात हो रही है। तो आपने प्रीवियस में कोई काम सीखा, अब जो नया काम आप सीख रहे हो वो नया काम उसको अब बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पा रहा है ना। तो ये क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य, अधिगम का निरपेक्ष, या फिर अधिगम का सकारात्मक या फिर नकारात्मक ट्रांसफर। स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर। तो देखो ये हो जाएगा आपका एकदम शून्य ट्रांसफर, जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पा रहा है। कैसे? जो ट्रांसफर होते हैं, लर्निंग ट्रांसफर होते हैं, जब आप जो है आपने प्रीवियस में कोई काम सीखा और नए काम में आपको जो है 100% हेल्प मिल जाए। यानी आपने टाइपिंग सीखी, कल आपको एग्जाम देना पड़ जाए तो वो टाइपिंग आपके जो है काम आ जाए, तो वो ट्रांसफर आपका जो होगा पॉजिटिव ट्रांसफर, ठीक है। अगर आपने जो है आज यहाँ पर चलो फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग ही सीखी, कल आपको जो है वो सीखना पड़ जाए, क्या मतलब एक तरह से कंप्यूटर सीखना पड़ जाए, कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी पड़ जाए, है ना। तो वो कहीं ना कहीं जो है मतलब जैसे हम फोन में टाइपिंग करते हैं, है ना, और अगर आपको जो है लैपटॉप या फिर उसमें टाइपिंग करनी पड़ जाए, कीबोर्ड पर टाइपिंग करनी पड़ जाए, तो वो फोन की जानकारी, टाइपिंग वाली जानकारी आपको जो है कीबोर्ड की जानकारी में थोड़ी बहुत मतलब डिस्टर्ब करेगी, है ना, डिस्टर्ब करेगी। तो जो कंफ्यूजन सा बनता है तो वो नकारात्मक ट्रांसफर कहलाता है। एक तरह से जो आपको मतलब असमंजस में डाले, प्रॉब्लम में डाले, है ना, कंफ्यूज सा करे थोड़ा सा। और जो बिल्कुल ही काम नहीं करता, जो बिल्कुल ही अलग है, हटके है, तो वो शून्य हो जाएगा, वो हो जाएगा एकदम शून्य ट्रांसफर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक, चिंतन यानी कि जिसे आप थिंकिंग कहते हैं, अनिवार्य रूप से एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक, या फिर मनोवैज्ञानिक, या फिर भावात्मक। तो चिंतन यानी सोचना, दिमाग का काम होता है, मस्तिष्क का काम होता है, जिसे हम संज्ञान कहते हैं, तो वो संज्ञानात्मक गतिविधि हो जाएगी। अगर यहीं पर जो है ये होता कुछ करने से संबंधित, एक्टिविटी से संबंधित, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो जो है फिजिकल यानी कि शारीरिक गतिविधि हो जाती। लेकिन चिंतन तो हम अपने दिमाग से ही करते हैं ना, तो संज्ञानात्मक गतिविधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 8 कि एक बाल केंद्रित कक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड जो है कक्षा है, उसमें बच्चे सामान्यतः सीखते हैं,
अगर बाल केंद्रित कक्षा है तो उसमें बच्चे कैसे सीखेंगे? व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से, सामूहिक से। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है कि हमें तो जो है सबको ग्रुप में पढ़ाना है, एक साथ में पढ़ाना है। व्यक्तिगत रूप से भी मतलब बच्चों को डाउट्स उनके सोल्व करने हैं, और सामूहिक रूप से भी पढ़ाना है। कैसे? जैसे कि सामूहिक रूप में तो सब तरह के बच्चे, चाहे जो है वो एबल्ड हो, डिसेबल्ड हो, उनको वो जो दृष्टिबाधित हो, कैसे भी हो, हम उनको एक साथ में पढ़ाएंगे। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सबके साथ में पढ़ाने से प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, तो उनको अलग से हमें व्यक्तिगत रूप से चीजें सोल्व करने, उनके डाउट दूर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से। क्वेश्चन नंबर है 9 कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है और उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो उस संज्ञानात्मक सिद्धांत में वो ये जानना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि वह प्रोसेस बताओ, वह प्रक्रिया बताओ जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना, यानी आपके दिमाग की जो स्कीमा बनी हुई है चीजों को लेकर, जितनी आपको चीजों की जानकारी है, तो उसमें उस जानकारी में जो संशोधन किया जाता है, जो मॉडिफिकेशन किया जाता है, वो इनमें से किसका काम है? जानकारी को संशोधित करना, मॉडिफाई करना निम्नलिखित में से किसका काम है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो वो प्रत्यक्षण का काम है, समायोजन का, समावेशन का, स्कीमिंग का। ये चारों के चारों जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया है? पहली तो बात दिए है किसने? ये पियाजे ने दिए हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर संशोधन का काम पूछ रहा है, तो किसका है? तो वो आपका हो जाएगा किसका? यहाँ पर समायोजन का, जिसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। यहाँ पर जो पियाजे समझाते हैं अपनी थ्योरी में कि ये जो स्कीमा है, जो आप विचारधारा बनाते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जब हम पशु किसे कहते हैं, सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, है ना, ये सब हमें जानकारी होती है। तो जब हम नई जानकारी, हमें जितनी जानकारी मिलती चली जाती है, हम उनको एजिमिलेट करते चले जाते हैं, अपने दिमाग में जो है संग्रहित जो करते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। लेकिन जब हम जानकारियों को मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई इन द सेंस जिसे कहते हैं कि उसमें सुधार करते हैं, उसे उसे जो है हाई लेवल की चीजें जब हम सीखते चले जाते हैं, तो वो कहलाता है हमारा एकोमोडेशन, जिसमें हम ये करते हैं कि हमें जो है प्रीवियस नॉलेज को जब हम चेंज करते हैं या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, या फिर जो है हम अच्छी एकदम सटीक जानकारी हम प्राप्त करते हैं, तो प्रीवियस जो कच्ची या फिर जो है सटीक जानकारी जो नहीं थी, जब उसमें संशोधन करते हैं, तो वो एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं समायोजन। क्वेश्चन नंबर है 10 सॉरी। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के साथ जोड़ सके। एक शिक्षिका है, ठीक है, वो क्या करती है? अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में हेल्प करती है कि जो वो उनको विषय पढ़ा रही है, जो भी विषय का ज्ञान उनको दे रही है, तो वे उसका यूज दूसरे विषय के साथ में जोड़कर कर सके। तो ऐसा करने से किसों को बढ़ावा मिलता है? पुनर्बलन को, या फिर ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को, व्यक्ति की विभिन्नताओं को, या फिर शिक्षार्थी स्वायत्ता को। तो सीधी सी बात है, ऐसा करने से ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलेगा। सह संबंध का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ में जोड़कर चीजों को पढ़ना। ठीक है, तो ये इससे जो है इसको बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो वो किससे संबंधित है? मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि बहुविध जिसे चिंतन बोलते हैं, तो इसमें बच्चे के सामने एक समस्या रख दी गई कि आपके क्षेत्र में अगर पानी की समस्या है तो आप उसको कैसे मतलब रिजोल्व करोगे, उसके आप जो है विभिन्न तरीके बताएं, है ना। तो वो बच्चा विभिन्न तरीकों से सोचेगा, विभिन्न विभिन्न तरीके मतलब जब सोचेगा,
तो उन विभिन्न तरीकों से सोचने से कोई ना कोई जो है नया चिंतन जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता या फिर किताब तक में वो नहीं है, तो वो अपने दिमाग के स्तर से कोई नया चिंतन बताएगा जो अभी अभी जन्मा है, नया चिंतन जिसे कहते हैं, जो बच्चे ने खुद सर्जन किया है, जिसका सर्जन बच्चे ने खुद किया है, तो वो कहलाता है सर्जनात्मक चिंतन। ठीक है, वो कहलाता है सर्जनात्मक चिंतन। तो सर्जनात्मक चिंतन का जो जन्म है, सर्जनात्मकता का जो जन्म है, वो अपसारी चिंतन से होता है। यानी कि सर्जनात्मकता के पिता कौन कहलाते हैं? अपसारी, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। ठीक है, अभिसारी में एकदम उल्टा होता है कि समस्याएं अनेक होती है और सॉल्यूशन बस एक होता है। ठीक है, समस्याएं अनेक और सॉल्यूशन एक हो, तो वो कहलाता है अभिसारी चिंतन। ठीक है, तो क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो यह विद्यार्थी निम्न रूप में से किससे अभिप्रेरित है? भाई बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है। कैसे है? सेल्फ मोटिवेटेड है, इसीलिए वो जो है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। तो जब बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड हो और परिश्रम कर रहा हो, कठिन परिश्रम कर रहा हो, क्योंकि उसे जो है एक कहीं पर भी मतलब मेडिकल कॉलेज में अगर दाखिला लेना है, तो वो किस रूप से अभिप्रेरित है? व्यक्तिक, अनुभाविक, आंतरिक या फिर बाह्य? जब इंसान खुद से मोटिवेटेड हो तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। अगर उसे वो किसी पुरस्कार, किसी धनराशि या फिर जो है ट्रॉफी के लिए मेहनत करता, तो वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित होता। लेकिन अभी जो है वो एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए परिश्रम कर रहा है। यहाँ पर हमें बाह्य का किसी का भी रोल नजर नहीं आया, इसलिए वो क्या हो जाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहार का करना यानी कि डूइंग पक्ष किस में आता है? जब आप कोई एक्टिविटी करते हो तो सीधी सी बात है उसमें बॉडी का मूवमेंट होता है। तो बॉडी का मूवमेंट होता है तो वो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक या भावात्मक नहीं होता है, वो होता है गतिक यानी कि कॉग्निटिव जिसे कहते हैं, जिसमें शरीर का रोल आता है। यही अगर सोचना हो जाता है कि व्यवहार का सोचना पक्ष किससे संबंधित है, तो संज्ञानात्मक से हो जाता, यानी संज्ञान यानी कि दिमाग। ठीक है, मस्तिष्क जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, ठीक है, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका ये निकालना, ये अलग अलग एक्टिविटी हो गई है ना, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी हो गई एक विद्यालय में। तो विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराएंगी या फिर व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए या फिर विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो सीधी सी बात है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां अगर विद्यालय में कराई जाती हैं तो शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने के लिए कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह। यह सीखने की किस आयाम को उजागर करता है? तो सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित या फिर प्रतियोगिता आधारित। तो सीधी सी बात है, अनेक प्रकार की गतिविधियां कराई जा रही हैं और सभी में जो है समूह, ज्यादातर बच्चों को समूह की एक्टिविटी कराई जा रही है। अगर समूह में एक्टिविटी कराई जा रही है तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उन्हें सोशल बनाने के लिए एक्टिविटी कराई जाती है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ही यही होता है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, यानी बच्चों को हम थोड़ा सोशल बनाना चाहते हैं, सामाजिक बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब एक शिक्षिका दृष्टि बाधित, जिसको बच्चे को दिखाई नहीं देता है, शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ में सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है। यहाँ पर भी सामूहिक गतिविधि में शामिल किया जा रहा है लेकिन बच्चे को दिखाई नहीं देता है, तो अन्य बच्चे जो है नॉर्मल है। तो सामान्य बच्चों के साथ में दृष्टिबाधित को जब अगर हम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा डिसेबल्ड है ना, तो वो विकलांग की गति उसमें आएगा। तो यहाँ पर जो है मतलब ये जो गतिविधि उसको कराई जा रही है, तो ऐसा करने से क्या होगा? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न होंगी या फिर समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वह टीचर कार्य कर रही है, या फिर सभी विद्यार्थियों में दृष्टि बाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने की मदद हो रही है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ रहा है। देखो,
सहानुभूति हमें कभी भी इन बच्चों के प्रति दूसरे बच्चों के अंदर नहीं जगानी है। क्यों? सहानुभूति से वो बच्चे अपने आप को और दीन महसूस करते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो टीचर काम कर रही है वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार काम कर रही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर है 17 कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वो टीएलएम जिसमें बच्चे देख सकते हैं, जिसमें बच्चे सुन सकते हैं, ऐसे टीएलएम वो प्रयोग कर रही है। और शारीरिक गतिविधि यानी कि बॉडीली वो अपने आप को जो है मूवमेंट भी कर रही है। ठीक है, तो बॉडी एक्टिविटी भी कर रही है, दृश्य और श्रव्य सामग्री को भी प्रयोग कर रही है। तो एक से ज्यादा मतलब चीजों का वो प्रयोग कर रही है। तो जब एक से ज्यादा चीजों का प्रयोग किया जाए तो तब क्या होता है? तो तब इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। यानी कि जो बच्चा, कुछ बच्चे देख कर सीखेंगे, कुछ बच्चे सुनकर सीखेंगे, कुछ बॉडी के मूवमेंट से सीखेंगे, तो इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, कोहलबर्ग का जो है नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो उसमें एक हिंज की थ्योरी वो बताते हैं। तो हिंज की थ्योरी, हिंज के सामने जब सही और गलत में से जो चुनना होता है ना, जब वो चुनने के लिए चिंतन करता है, तो चिंतन प्रक्रिया में को कहते हैं कौन सी सिचुएशन? डायलेमा की सिचुएशन। ठीक है, यानी कि उस टाइम पर जो होता है वो डायलेमा की सिचुएशन में होता है, नैतिक दुविधा में होता है। ठीक, लेकिन जब अगर बात आ जाए ये कि निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को तो हम नैतिक दुविधा कह देंगे, है ना। लेकिन जब इन दोनों में से चाहे गलत हो चाहे सही हो, जब एक ऑप्शन चुन लिया जाता है फाइनली, तो तब वो कहलाती है नैतिक तर्कना। क्या कहलाती है? नैतिक तर्कना, यानी कि मोरल रीजनिंग। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है अभी वो चिंतन कर रहा है कि क्या मैं चोरी करूं या फिर ना करूं। ठीक है, तो वो नैतिक दुविधा कहलाएगी, डायलेमा सिचुएशन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है ना। भाई वो अपने क्लास के जितने बाकी बच्चे हैं उनके साथ में आक्रामक व्यवहार कर रहा है, तो विद्यालय के मानदंडों को वो मानता नहीं है, जो भी विद्यालय के रूल्स है उनको वो मानता नहीं है। तो इस विद्यार्थी को किसकी सहायता की आवश्यकता है? भावनात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, संज्ञानात्मक में, या फिर मनोगत्यात्मक में? तो सीधी सी बात है, इसे जो है प्यार से समझाने की आवश्यकता है। इसे भावात्मक क्षेत्र में प्रॉब्लम है और इसे उसी में सहायता करने की आवश्यकता है कि इसे प्यार से समझाया जाए कि तुम्हारा व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा होना चाहिए, आक्रामक नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त, भाई अगर हम उनको ग्रुप एक्टिविटी कराएंगे तो इससे जो है लर्निंग इजी तो होती ही है, लेकिन साथ में ये किस में हेल्प करता है? दुश्चिंता में, सामाजिकरण में, मूल्य द्वंद में, या फिर आक्रामकता में? तो सीधी सी बात है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था क्वेश्चन में। तो ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ही क्या होता है? बच्चों को सोशल बनाना, यानी कि सोशलाइजेशन, उनका सामाजिकरण करना। क्वेश्चन नंबर 21 है कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो समावेशी शिक्षा होती है वह किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की तरफ संकेत करती है? तो समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। कौन कौन से? चाहे वह शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक, कितने भी तरीकों से वो अलग हो, तो इन विभिन्न योग्यताओं को जो है इनको ध्यान में रखे बगैर, यानी इनको एक दरकिनार कर दिया जाता है कि बच्चा आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, वो पढ़ेगा फिर भी सामान्य बच्चों के साथ ही। तो इनको ध्यान में रखे बगैर जो है बच्चों को शामिल करती है, सभी बच्चों को एक साथ में जो है पढ़ाने का इसका जो उद्देश्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आनुवंशिकता जिसे आप हेरिडिटी कहते हैं या फिर जैविक बोलते हैं। तो आनुवंशिकता संबंधी कारक जो है बाय बर्थ जैसे चीजें जो मिलती है हम उनको आनुवंशिकता संबंधी बोलते हैं। जो समाज और वातावरण में रहकर हम सीखते हैं उनको वातावरणीय कारक बोलते हैं।
तो यहाँ पर आनुवंशिकता संबंधी कारक पूछा है, तो जो बाई बर्थ मिलेगा, तो आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष विद्यार्थियों के व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या फिर चिंतन पैटर्न। तो हमें जो है बाय बर्थ इनमें से क्या मिलेगा, आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग या फिर हमारा जो है बुद्धि, वो सब बाय बर्थ मिलते हैं। इसके अलावा ये सभी सामाजिक कारक है, वातावरणीय कारक है। अगर हम समाज की गतिविधियों में भागीदारिता निभाएंगे, वो भी वातावरण से प्रेरित होकर, व्यक्तियों के समूह के प्रति अगर अभिवृत्ति जैसी भी रखेंगे, वो वातावरण में जिस प्रकार के लोग रहते हैं। चिंतन पैटर्न भी हमारा आसपास के वातावरण और लोगों को देखकर बनता है, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस जो हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे पराये। जो भी बच्चे गलतियां करते हैं तो उनका अध्ययन, उनकी स्टडी हर एक टीचर करता है। तो वो करना क्यों चाहिए, क्योंकि वे पराये किसकी ओर संकेत करते हैं। तो जरूरी होता है कि गलतियां ढूंढो और उनको जो है उपचार दो, जो भी आवश्यक उपचार बनता है, जो भी उनकी रेमेडी बनती है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सीमा हर पाठ को जो है जल्दी सीख लेती है, अच्छी बात है, जबकि लेना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यानी कि सेम पार्ट है, सेम लेसन है, उसे जो है सीमा जल्दी सीख रही है, लीना देर से सीख रही है। तो ये अंतर आ गया। अंतर इसलिए आ गया क्योंकि यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। कौन से सिद्धांत को, एक की स्पीड ज्यादा है, एक की कम है सेम चीज को सीखने में, और सेम क्लास में है, सेम आयु में है, बावजूद उसके ऐसा है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जो विकास है, क्या ये जो सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत पर, व्यक्तिक विभिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट, तो ये व्यक्तिक विभिन्नता के कारण होता है। यानी कि किसी में विकास जल्दी स्पीड से होता है तो किसी में देरी से होता है। तो व्यक्तिक यानी कि जिस इंडिविजुअली जो है डिफरेंस होता है हर एक बच्चे में, एक बच्चा दूसरे से डेफिनेटली भिन्न रूप से जो है विकास करेगा। ये विकास की गति का नियम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देंगे। वातावरणीय कारक आपको बताने हैं और ये बताना है कि कौन से विकास, इनमें से कौन से विकास को आकार देंगे, ठीक है। तो पौष्टिकता का गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो ये सभी के सभी जो है विकास के पक्ष है। बाकी ये जो है हमारी वृद्धि का पक्ष है। वृद्धि यानी कि जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, जिसमें हमारे शरीर का गठन, शरीर की ऊंचाई, ठीक है, ये बढ़ना अगर संबंधित है तो वो हमारी ग्रोथ से संबंधित है। ये सभी जो है पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, ये हमारे विकास के जो है पक्ष है। यानी कि हमारे जो है जीवन में हमारा शरीर जो कि आनुवंशिक रूप से हमें मिला है, वो हमारी वृद्धि कहलाती है, ठीक है। और बाकी जितनी भी वातावरणीय कारक हैं जिसे हम, जो हमारे विकास में मदद करते हैं, जैसे कि हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, हमें अच्छी संस्कृति में रहना चाहिए, तभी हमारा विकास अच्छा होगा। हमें जो शिक्षा प्राप्त हो उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, तभी हमारा अच्छा विकास होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है कारक हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चा कक्षा में किस मुख्य रूप से निरांश कुंठा का सामना कर सकते हैं या फिर करते हैं। तो जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, तो वो मुख्य रूप से जो है किसी क्लास में जाएंगे, बैठेंगे, तो उनको किसी ना किसी कुंठा का सामना करना पड़ता है। तो कुंठा का सामना करना पड़ता है, तो कौन सी वह विशेष कुंठा है जिसका उससे सामना करना पड़ेगा। तो जब बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो उसे क्या प्रॉब्लम आएगी, तो दूसरों के साथ में वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, संप्रेषण करने में उसे प्रॉब्लम आएगी और सूचनाओं को बांटने में जो है अक्षमता उसकी रहेगी। वो जब उसे सुनाई ही नहीं देगा तो वो कम्युनिकेशन क्या करेगा, वो सूचना क्या बांटेगा, उसे कुछ मतलब वो बोल ही नहीं पाएगा, है ना, उसे समझ ही नहीं पाएगा। एक यहाँ पर हमारे साथ में भी एक टीचर की जो है बच्ची है, वो बोल ही नहीं पाती है। क्यों? वो 7 साल की हो चुकी है, वो अभी भी नहीं बोल पा रही है। क्यों? क्योंकि वो उसे एकदम मतलब वो सुनाई उसको नहीं देता है, वो श्रवण बाधित है। वो उसको जो है मतलब किसी भी मतलब एक वर्ड तक वो नहीं सुन पाती। सुन नहीं पाएगा तो बच्चा बोल ही नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया की अगर बात करें, जिसे हम पठन विकार बोलते हैं, पठन वैकल्य बोलते हैं,
ठीक है, तो वो किससे संबंधित है? सुनने, पढ़ने, बोलने, बोलने व सुनने। तो सीधी सी बात है, पठन वैकल्य है या फिर पढ़ने में प्रॉब्लम है बच्चे को, तो वो जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित है। उसे वाज का सा या फिर जो है 21 का 12, 61 का 16 इस तरीके से चीजें दिखाई देती हैं, तो उसे पढ़ने में प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया में पढ़ने में प्रॉब्लम है। अच्छा, इसी के साथ में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डिसलेक्सिया जो विकार है, अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, है ना, पढ़ेगा नहीं, तो सीधी सी बात है, जिस तरीके से वो पढ़ेगा तो उसे लिखने में भी उसी तरीके से प्रॉब्लम आएगी। जैसे वो पढ़ेगा वैसे ही जो है उसे वो लिखेगा चीजों को। अगर उसने वाज का सा पढ़ा है, सा पढ़ा है, और जब उसे वाज बोला जाएगा तो वो सा ही लिखेगा, वो वाज नहीं लिखेगा। तो डिसलेक्सिया में कभी कभी ये भी आता है कि ऑप्शन में दे देगा कि बोलने से संबंधित, सुनने से संबंधित, और फिर साथ में दे देगा पढ़ने और लिखने से संबंधित, तो ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअली तो लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया, है ना, डिस्ग्राफिया में बच्चों को लिखने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर डिसलेक्सिया में ये भी दे दे लिखने वाला भी, तो आपको जो है उस आंसर को सही मानना है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो जिसे गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, तो उनको जो है अपनी क्षमताओं को विकसित करने का हमें अवसर देना चाहिए। लेकिन वो कब अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे? जब वे बार बार उनकी परीक्षा हम लेंगे, या फिर अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से उनको जोड़ेंगे, या फिर उन्हें अन्य विद्यार्थियों से हम अलग कर देंगे, या फिर निजी कोचिंग कक्षाओं में उनको वे पढ़ेंगे। नहीं, हमें जो है अन्य विद्यार्थियों के साथ उनको अधिगम प्रक्रिया से जोड़ना है, ताकि उन्हें पता तो चल पाए कि वो कितने पानी में है। वो दूर दूर तो अपने आप को जो है क्या पता वो कितना होशियार समझते हो, लेकिन जब वो दूसरों के साथ में आएंगे तो उन्हें तब पता चल पाएगा कि हमारे अंदर अभी भी कुछ कमियां हैं, हमें उन पर काम करना है। तो उन क्षमताओं को वो बढ़ाने का काम करेंगे, उनकी वो क्षमता जो है विकसित होगी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? किससे बचेगी? जैसे कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी में इतनी अच्छी वो पुस्तक है, तो सीधी सी बात है उसे इतना अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि वो किससे बचती है? वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, यानी जेंडर बायस से बचती है। आपने देखा होगा उसमें एग्जाम्पल भी लड़कियों के आधारित दिए जाते हैं, और उसमें मतलब जो है लड़कों को लड़कियों वाले काम करते हुए दिखाया जाता है। तो इससे कहा जा सकता है कि वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, इसलिए एनसीईआरटी को बेस्ट माना जाता है। तो एक अच्छी पुस्तक किससे बचेगी? लैंगिक पूर्वाग्रह से। 30 क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर, यानी कि 4 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया है अपने विकास के सिद्धांत में, तो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व, यानी कि जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, को प्रदर्शित करता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण कौन सी अवस्था में आ जाता है बच्चे में? मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, या फिर पूर्व संक्रियात्मक? तो ये गुण आ जाएगा सबसे पहली अवस्था, जिसे कहते हैं संवेदी प्रेरक चरण या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का जो पीरियड होता है वो होता है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, और इसमें हम बच्चों के सामने उसकी बोल या फिर कुछ भी चीजों को अगर छिपाते हैं उस अपने पल्लू के नीचे या फिर पीठ के पीछे, तो बच्चा उसको ढूंढ लाता है। उसको पता है कि वो ऑब्जेक्ट है, वो परमानेंट है, यानी कि उसका वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो उसका स्थायित्व, उसका अस्तित्व है। ठीक, तो इस वजह से बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है इस अवस्था में। ये सबसे पहली अवस्था होती है। दूसरी अवस्था ये होती है जिसका पीरियड 2 से 7 का होता है। तीसरी अवस्था ये होती है जिसका पीरियड 7 से 11 होता है, और चौथी अवस्था ये होती है जिसका पीरियड 11 से ऊपर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसकी ये जो विशेषता है पहली अवस्था की है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है 30 CDP के 30 क्वेश्चन को, जिसमें कि प्रीवियस ईयर का 2012 का ये क्वेश्चन पेपर था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और एनालिसिस के दौरान हमें पता चलता है कि हमें और कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें जिसके लिए क्लास ही वैल्यूएबल हो सकती है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।